गुड इवनिंग। मैं अमन सर आप सभी लोगों का एक बार पुनः पढ़ाई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल क्लास नहीं ले पाया क्योंकि साउंड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था और आप सबको मैं पहले ही इन्फॉर्म कर चुका हूं कि पूरी नवरात्रि आपको थोड़ा बहुत सहन करना ही पड़ेगा क्योंकि साउंड इतना तेज़ है कि उसमें पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज मैं शुरू करता हूं, ये वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, आप सबको मैं बता चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसको हम जानते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से। जैसा आप लोग थंबनेल देख चुके हैं, हमने यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है वो है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन को सबसे पहले हमें ये जानना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन को पहचानते कैसे हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसको किसको आप इंडेफिनिट प्रोनाउन कहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, आप सबको मालूम है कि प्रोनाउन जिसको आप लोग कहते हैं सर्वनाम, प्रोनाउन जिसको आप सर्वनाम के नाम से जानते हो, और इंडेफिनिट इसका मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? इसका मतलब होता है अनिश्चित, यानी अनिश्चित सर्वनाम, यानी ऐसा सर्वनाम जिसके बारे में हमको कोई भी निश्चित जानकारी नहीं होती है। ऐसे प्रोनाउन को हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक बार और जितने लोग मेरे साथी हैं जो बाद में जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, यानी ऐसा सर्वनाम जिसके बारे में आपको कोई भी पुख्ता यानी कि सर्टेन इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ऐसे प्रोनाउन को हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो ये समझ गए हम, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है उसका एक और भी मैं पॉइंट आप सबको बता दूं। इसको क्या बोलते हैं? इसको आप वन बोल सकते हो। आप इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ, दूसरे शब्दों में, तो आप इसको बड़ी बोल सकते हो। और अगर तीसरे शब्दों की अगर मैं बात करूँ तो आप बोल सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों THING, थिंग। इन तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है उसके अंत में वन जरूर लगा रहेगा, उसके अंत में बडी जरूर लगा रहेगा और उसके अंत में थिंग जरूर लगा रहेगा। ठीक है, तो इसको आप वन, बडी और थिंग से जुड़ा हुआ प्रोनाउन भी क्या कर सकते हो? कह सकते हो। वन बडी से जुड़ा हुआ प्रोनाउन भी आप इसको क्या कह सकते हो? कह सकते हो। जिस प्रोनाउन के लास्ट में वन आता है, जिस प्रोनाउन के लास्ट में क्या आता है? बडी आता है, और जिस प्रोनाउन के लास्ट में क्या आता है? थिंग आता है। ऐसे प्रोनाउन को आप इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में रख सकते हो। क्लियर है ना? एक बार और मैं आप लोगों को बता दूं, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। तो ऐसा प्रोनाउन जिसके बारे में हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं होती है, उसको हम अनिश्चित सर्वनाम की कैटेगरी में रखते हैं। अनिश्चित सर्वनाम को पहचानने के लिए आपको सबसे जो अच्छा तरीका है, बेस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडेफिनिट प्रोनाउन इज़, कौन सा है? तो जिसके लास्ट में वन रहेगा, जिसके लास्ट में बड़ी रहेगा और जिसके लास्ट में थिंग रहेगा, उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब ज़रा कुछ पॉइंट्स हैं जिसको जानना ज़रूरी है। तो अब ज़रा हम इसको डस्ट कर देते हैं, और इसको डस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, उस इंडेफिनिट प्रोनाउन को कितने भागों में बांटते हैं? उस इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो इस इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम बांटते हैं दोस्तों 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला इंडेफिनिट प्रोनाउन में होता है व्यक्तिवाचक। क्या होता है? व्यक्तिवाचक अनिश्चित सर्वनाम। इसको पहला मान लीजिए। इसको दूसरे को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे एक बार लिया है व्यक्तिवाचक, तो यहाँ पे एक बार और व्यक्तिवाचक ले रहे हैं। तो बिल्कुल ले रहे हैं, आप एकदम सही सोच रहे हैं। इसलिए भी सही सोच रहे हैं कि पहली बार भी है, दूसरी बार भी है। तो जानबूझ के 2 बार लिखना या अनजाने में लिखना नहीं, यहाँ पे मैंने जानबूझ के लिखा है। ये 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं वस्तुवाचक। इसको हम बोलते हैं वस्तुवाचक, यानी ये हो गया हमारा कौन सा? तीसरा। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम बेसिकली 3 भागों में बांटते हैं। 2 व्यक्तिवाचक होते हैं और एक क्या होता है? वस्तुवाचक। यानी पहला भी लिविंग है, दूसरा भी लिविंग है और तीसरा नॉन लिविंग है। क्लियर है ना? अगर क्लियर है मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आप लोग का कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ। इसलिए भी नहीं ले पा रहा हूँ
क्योंकि आज मेरा दूसरा जो सेल फ़ोन है वो मेरे पास नहीं है, इस वजह से मैं आप लोगों का कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन मैं जानबूझ के धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट पे मैं फोकस करूँगा, बार बार मैं दोहराने की कोशिश करूँगा। और जितने भी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो कम्युनिटी मैसेज में एक बार कमेंट करके ज़रूर डाल देंगे। अब ज़रा ध्यान दें, पहला वाला जो व्यक्तिवाचक होता है, पहला वाला, उसको हम सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं। किस कैटेगरी में रखते हैं? सिंगुलर की कैटेगरी में। अब मुझे उम्मीद है आप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, यदि पहला वाला सिंगुलर की कैटेगरी में होता है तो फिर दूसरे वाले को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? दूसरे वाले को हम प्लूरल की कैटेगरी में रखेंगे। यानी व्यक्तिवाचक जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहले व्यक्तिवाचक को सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं तो सिंगुलर वाला अलग होगा, और दूसरा व्यक्तिवाचक है वो क्या होगा? अलग होगा। अब रहा सवाल तीसरे का, वस्तुवाचक। तो वस्तुवाचक जब भी होगा वस्तुवाचक जब भी होगा वो हमेशा और हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका आप बखूबी ध्यान रखोगे। अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि कितने लोगों को हम सिंगुलर व्यक्तिवाचक की कैटेगरी में रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम रखते हैं SOME सम, यहाँ पे एक बार और रखते हैं सम, यहाँ पे हम एक बार रखते हैं एवरी, यहाँ पे हम एक बार रखते हैं एवरी, यहाँ पे हम रखते हैं एनी, यहाँ पे रखते हैं एनी, यहाँ पे रखते हैं नो, यहाँ पे रखते हैं नो, और यहाँ पे क्या रखते हैं? नो। ठीक है ना? इन सारी चीज़ों को आप एकदम कायदे से और इत्मीनान से समझने की कोशिश करेंगे। समझ गए ना? अब ज़रा हम बात करते हैं, अगर सम है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 1 को। अगर यहाँ पे सम है तो हम यहाँ पे किसको रखेंगे? बड़ी को। अगर यहाँ पे 1 है, एवरी है तो 1, एवरी है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? बड़ी। अगर एनी है तो एनी के साथ क्या रखेंगे? 1, एनी है तो एनी के साथ क्या रखेंगे? बड़ी। अगर नो है तो नो के साथ क्या रखेंगे? 1, नो के साथ क्या रखेंगे? बड़ी, और एक को रखेंगे नन। ठीक है ना? अब ज़रा हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये कैसे फंक्शन करता है। जहाँ कहीं भी आपको ये सेंटेंस में दिखाई देंगे तो इसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, ये कैसे आपके साथ व्यवहार करेगा, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपकी परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का आप बाकायदे ध्यान रखोगे। कैसे? ज़रा समझते हैं। ये जितने सारे लोग होते हैं वो ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझने की कोशिश करेंगे, इनकी जो टोटल संख्या होती है वो 9 होती है। कितनी होती है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जितने लोग होते हैं सब किस फॉर्म में रहेंगे? सब सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। सिंगुलर फॉर्म में होने के साथ ये जितने भी वन बडी से जुड़े हुए प्रोनाउन हैं दोस्तों वो कॉमन जेंडर होते हैं। कौन से जेंडर होते हैं? वो कॉमन जेंडर होते हैं। और अगर कॉमन जेंडर है इसका मतलब है कि वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। याद रखेंगे आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, चाहे आने वाले भविष्य में जितने लोग मुझे सुनेंगे, उन सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि वन और बडी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोनाउन होता है, वन और बडी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोनाउन होता है वो व्यक्तिवाचक होता है, और व्यक्तिवाचक होने के साथ वो सिंगुलर होता है। इसलिए आपको ये ज़िंदगी भर किस फॉर्म में दिखाई देंगे? सिंगुलर फॉर्म में दिखाई देंगे। सिंगुलर फॉर्म में दिखाई देने के साथ जिसके साथ वन और बडी जुड़ा हुआ होगा, जिसके भी साथ, वो सभी कौन से जेंडर होंगे? कॉमन जेंडर होंगे। और आप सबको मालूम है कॉमन जेंडर होने का मतलब है जिसमें मेल हो और फीमेल दोनों हो सकता है, उसको हम कौन सा जेंडर कहते हैं? कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। अब ज़रा ध्यान देंगे, अगर कॉमन जेंडर है और सिंगुलर है, इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आनी है या इसके साथ जो भी हमको वर्ब लगाना है, इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब हो तब और यहाँ पे वर्ब हो तब। अगर ये सारे लोग सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा तब, और आपको वर्ब लगाना हो तब। उसको भी आप ज़िंदगी भर कैसा रखेंगे? सिंगुलर। यानी अगर वन और बडी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोनाउन आपके आंखों के सामने अगर आता है तो उसके साथ कभी आप आर यूज़ नहीं कर सकते हो, इसका इस्तेमाल करेंगे। वॉज और वर में से अगर यूज़ करना हो तो आपको वॉज यूज़ करना है, हैज़ और हैव में से यूज़ करना है तो आप हैज़ का इस्तेमाल करोगे। समझ गए ना? डू डस में से अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है तो आपको डस का इस्तेमाल करना होगा। यानी जिस टेंस में जाओगे उस टेंस की सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे।
अब रहा सवाल वर्ब क्या होता है। तो वर्ब जैसे गो और गोज दोनों है, तो जब ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों ही सिंगुलर हैं, तो जिस क्रिया में एस, ई एस और आई एस लगा होगा उन्हीं में से किसी एक क्रिया का आप इस्तेमाल करेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल इन सारे लोगों के साथ हम नहीं करते हैं। इसका बखूबी ध्यान रखा जाना चाहिए आपकी तरफ से, हम भी ध्यान रखेंगे। अब ज़रा ये कॉमन जेंडर है, तो कॉमन जेंडर होने के लिए अगर दोस्तों यहीं पे मैं बताता हूँ, अगर ये कॉमन जेंडर है तो कॉमन जेंडर है, इसका मतलब हिज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कॉमन जेंडर है तो हर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों करेक्ट है। जब भी आपको वन और बडी से जुड़ा हुआ कोई भी अगर प्रोनाउन आपको अगर दिखाई देता है, इसका मतलब साफ है कि आप हिज और हर में से दोनों ही चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। बट इन द एग्जामिनेशन व्हेन यू आर अपेयरिंग योर एग्जामिनेशन यू हैव टू यूज़ हिज। दोनों सही है, बट आपको प्रीफर किसको करना है? आपको प्रीफर करना है हिज को। वरीयता किसको देना है? हिज को देना है। ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान देंगे, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे नो वन है, नोबडी है और नन है, ये तीनों अगर देख पा रहे हैं तो मैं आप सबको बता दूं कि ये तीनों निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? ये तीनों निगेटिव होते हैं। इन तीनों के साथ अगर कभी भी आपको नो शब्द मिले तो गलत है, अगर इन शब्दों के साथ अगर कभी नॉट मिले तो गलत है, लेकिन इन शब्दों के साथ अगर नेवर मिले तो भी गलत है। यानी इनके साथ आपको कभी भी, एक खुद नेगेटिव है इसलिए इन सब के साथ आपको एक बार और नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतने में ही क्या करना है? काम चला लेना है। वो खुद नकारात्मक है, और खुद नकारात्मक है इसका मतलब है कि एक और नकारात्मक जोड़ के उसके अर्थ को हम बदल नहीं सकते हैं। क्लियर है ना। तो पहला अगर क्लियर है तो मैं आप सबको बता दूं कि आज का टॉपिक हमने पढ़ा इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसको मैंने कहा कि उसको 3 अलग अलग भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला व्यक्तिवाचक है, सिंगुलर है, दूसरा व्यक्तिवाचक प्लूरल है, और तीसरा वस्तुवाचक सिंगुलर है। हम पहले की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। हमारी जो चर्चा है, हमारी जो आज की क्लास है, वो क्लास किस पर है? व्यक्तिवाचक सिंगुलर पे है, जिसमें हमने 9 लोगों के बारे में पढ़ा। समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी और नन। ठीक है ना। ये सारे लोग कैसे होते हैं? ये सारे लोग सिंगुलर होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। इसका मतलब है कि ये कभी प्लूरल होने वाले नहीं है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कॉमन जेंडर है, हिज हर दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एग्जाम टाइम में आप प्रीफर किसको करोगे? हिज को। तीसरा, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे वर्ब है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी किस प्रकार की रहेगी? सिंगुलर रहेगी। नो वन, नोबडी और नन, ये तीनों कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं, जिसके साथ आपको नो, नॉट, नेवर में से किसी का यूज़ क्या करना है? नहीं करना है। तो इसका आप बखूबी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, अगर ये समझ गए हैं आप लोग तो एक बार मैं चाहूँगा कि जितने सारे लोग हैं मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, या जितने लोग लिख रहे हैं वो लोग लिख लें। ठीक है, एक बार फटाक से करेंगे, जल्दी करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है क्लियर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा। हो गया ना। चलिए, अगर हो गया दोस्तों तो हम ज़रा अब आगे बढ़ते हैं और इसके कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसी की चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा फुल एंड फाइनल करने के बाद हम एक एक करके इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब ज़रा ध्यान दें, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कम्युनिटी में आप लोग कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम रही हो। ठीक, अब ज़रा ध्यान दें। अब ज़रा इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो ज़रा क्वेश्चन मैं आप सबको देने जा रहा हूँ और बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे आ गया समवन। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है आपके पास हैज़ और यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास हैव। उसके बाद आ गया डन। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास हिज और यहाँ पे ऑप्शन है हर, और उसके बाद क्या आ गया? ड्यूटी। आपको ये ऑप्शन नंबर ए देता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देता हूँ। हर जगह आपको ए और बी में 2-2 ऑप्शन मिलेगा। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा और इन दोनों में से कौन सा होगा। इसका बखूबी ध्यान रखेंगे। जितने भी लोग हैं, अगर मैं कहूं कि अगर पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो आपसे गलतियां कम होंगी, और गलतियों से बचने का इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। तो आप लोग बखूबी ध्यान रखिए। मैंने कहा
कि जो भी वन और बडी से जुड़ा हुआ प्रोनाउन होता है वो सिंगुलर होता है। इसका मतलब है कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, हेल्पिंग वर्ब कभी प्लूरल नहीं आएगी। हो गया ना। और यहाँ पे ये कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर है, तो हिज हर दोनों का यूज़ कर सकते हैं, बट वरीता किसको देंगे, हिज को देंगे, हर का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है ना। और अगर क्लियर है दोस्तों तो हम जरा चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अगर यहाँ पे हमने ले लिया एवरी वन, उसके बाद आ गया यहाँ पे इज़ है, उसके बाद आ गया इज़ डूइंग, यहाँ पे आपको ऑप्शन के रूप में ए में दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन में बी दे रहा हूँ, और यहाँ पे दे रहा हूँ देयर, और इसके बाद आ गया WORK वर्क। अब ज़रा दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि ABC में से कौन सा ऑप्शन है, ABC में से कौन सा ऑप्शन है। अगर समवन और एवरीवन कोई भी अगर आता है, अगर वो सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे सिंगुलर लगा लिया है, ये तो आपका वर्ब है। और पॉजेसिव केस के रूप में अगर ये कॉमन जेंडर है तो इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको आप लोग बहुत ही चतुराई से लगाएंगे। अगर ये सिंगुलर है दोस्तों, अगर सिंगुलर है, हर चीज़ सिंगुलर इसके साथ जा रहा है, इसका मतलब है कि सी तो कभी नहीं होगा ना, सी तो नहीं होगा, क्योंकि देयर हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। और अभी मैंने आप लोगों से कहा कि ये कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर है। अगर कॉमन जेंडर है वो भी सिंगुलर है तो या तो हिज और हर का आप यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए हिज हर दोनों सही है, बट एग्ज़ाम में प्रीफर करने के लिए मैंने क्या कहा, हिज को बोला ना। उसी तरीके से आपको यहाँ पे ये दोनों विकल्प सही है, लेकिन विकल्प में अगर हिज मौजूद है तो आपको हर को चूज़ नहीं करना है, आपको किसको चूज़ करना है, हिज को चूज़ करना है। क्लियर है ना। और अगर क्लियर है तो अब ज़रा आप क्वेश्चन नंबर तीसरा लगाइए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया नो वन इज़, उसके बाद आ गया नॉट, READY रेडी, टू डू, यहाँ पे आ गया हीज़, और उसके बाद आ गया वर्क। इस पूरे सेंटेंस में आप सभी विद्यार्थियों को ये बताना है कि इस सेंटेंस में क्या कुछ ऐसा लिखा गया है जो इनएप्रोप्रिएट है, इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रहा है, क्या कुछ ऐसा है वो ज़रा कमेंट करके बताइए। अगर यहाँ पे आप नो वन की बात कर रहे हैं ना, अगर यहाँ पे नो वन है तो नो वन किस फॉर्म में आता है, नो वन सिंगुलर फॉर्म में आता है। और अगर नो वन सिंगुलर फॉर्म में आता है इसका मतलब है कि इसके साथ आपने यहाँ पे इज़ लगाया है तो एकदम राइट है। और आपको सबको पता है कि नो वन कैसा होता है, निगेटिव होता है, और निगेटिव है इसका मतलब है कि आपको नॉट का यूज़ क्या करना है, नहीं करना है। अब हमारा सेंटेंस क्या है, अब हमारा सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट है। आई बात समझ में ना। अगर बात समझ में आ गई तो ज़रा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ चौथा। अगर यहाँ पे आ गया दोस्तों ANY एनी, उसके बाद आ गया BODY एनीबडी, उसके बाद आ गया एनीबडी के बाद यहाँ पे आ गया डू नॉट, और यहाँ पे आ गया DOES डज नॉट, उसके बाद आ गया READ रीड, उसके बाद आ गया हीज़ LESSON लेशन। आपको डू नॉट है तो ऑप्शन नंबर ए है, और यहाँ पे अगर डज नॉट है तो ऑप्शन नंबर बी है। आपको ए और बी में से कोई एक चुनना है और बताना है कि यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा आंसर करेक्ट है, ये आपको बताना है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए जाएंगे तो वन और बडी से बना हुआ जितना भी प्रोनाउन होता है, मैंने कहा कि वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, बताया ना। अगर सिंगुलर फॉर्म में होता है तो आप सारे लोग ध्यान दीजिए, अगर एनीबडी है तो ये भी तो सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो डू नॉट कैसा होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, इसलिए ये नहीं होगा। और डज नॉट वाला ऑप्शन क्या है, सही है। इसका मतलब है कि एनीबडी डज नॉट रीड हिज लेसन, कोई भी व्यक्ति अपनी पुस्तक, अपने अध्याय को लर्न नहीं कर रहा है। इस तरीके से ये हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब जितने लोग हैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, यानी हर चीज़ इसके साथ कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर ही होनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे डू नॉट को नहीं बल्कि क्या इस्तेमाल किया है, डज नॉट को। जिस टेंस में आप जाएंगे उस टेंस की सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही आप इस्तेमाल करेंगे और करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ना। और अगर क्लियर है तो एक बार ज़रूर कमेंट करके कम्युनिटी मैसेज में आप लोग कमेंट लिख दीजिएगा, मुझे मिल जाएगा। अब ज़रा मैं कहता हूँ कि जितने लोग लाइव मुझे देख रहे हैं वो तुरंत इसको लिख लें, और लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
जल्दी करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारा चीज़ आप सारे लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। राइटिंग भी आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर ने क्या लिखा है, चाहे वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ या ना, एक बार कमेंट करिएगा। हो गया? चलिए, अगर हो गया है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा, आप लोग एकदम इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अब ज़रा यहाँ पे हो गया, तो अब हम बात करते हैं दूसरे की। व्यक्तिवाचक पहला था और दोस्तों उसके बाद हमको पढ़ना है व्यक्तिवाचक दूसरा। कौन सा? तो व्यक्तिवाचक दूसरा। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखें, जितने भी लोग हैं वो मैं लेके चल रहा हूँ व्यक्तिवाचक। और व्यक्तिवाचक में कौन सा आएगा? तो व्यक्तिवाचक में आएगा प्लूरल वाला। कौन सा वाला? प्लूरल वाला। और ये हम पढ़ रहे हैं कौन सा है? तो ये हमारा दूसरा है। ठीक है ना, ये दूसरा है। अब ज़रा मैं बताऊं आप सबको कि यहाँ पे लिखा जाएगा ALL ऑल, यहाँ पे लिखा जाएगा BOTH बोथ, यहाँ पे लिखा जाएगा SOME सम, यहाँ पे लिखा जाएगा सेवरल, यहाँ पे लिखते हैं MANY मेनी, और यहाँ पे क्या लिखते हैं FEW फ्यू। आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पे ऑल है, बोथ है, सम है, सेवरल है, मेनी है और फ्यू है। आप सारे लोग इसको चेक कर लें, आप सारे लोग इसको चेक कर लें और आप समझने की कोशिश करिए कि ये मैंने क्या लिखा है। ऑल का मतलब सभी होता है, बोथ का मतलब होता है दो और दो में से दोनों। इसका सम है, सम का मतलब कुछ होता है या कुछ और होता है। सेवरल का मतलब भी वही होता है जो सम का मतलब होता है। मेनी का मतलब होता है बहुत सारे आदमी थे, जैसे अक्सर शोले पिक्चर में गब्बर पूछता है अरे वो सांभा कितने आदमी थे। तो मेनी का मतलब होता है कितने या बहुत। फ्यू का मतलब होता है न के बराबर। क्या होता है? न के बराबर। और ये जितने सारे लोग हैं ये कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो मैं इसके पॉइंट्स को एक एक करके यहाँ पे बता रहा हूँ। दीज ऑल आर, यहाँ पे दोस्तों ये होते हैं ऑलवेज प्लूरल। किस फॉर्म में होते हैं? ये ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ये प्लूरल दिखाई दे रहा है ना, तो ये सभी लोग किस फॉर्म में होते हैं? ऑलवेज प्लूरल। अगर दोस्तों अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ जो भी ऑक्सिलरी वर्ब आनी है या जिसके साथ इन सब के साथ जो वर्ब आना है वो वर्ब भी, वो ऑक्सिलरी वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल। यानी थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर वर्ब है तो वो भी प्लूरल, और अगर हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल। यानी अगर आपको इज MR इसके साथ यूज़ करना है तो आप आर का यूज़ करोगे। अगर आपको वॉज वेयर में से यूज़ करना हो तो वेयर का इस्तेमाल करोगे। हैज़ हैव यूज़ करना होगा तो हैव का यूज़ करोगे। अगर आपको डू डज लगाना होगा तो अब पिछले के साथ आपने डज का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? डू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। अगर वर्ब का इस्तेमाल करना है तो इसके साथ अब SES और IS वाला फॉर्म नहीं आएगा, इसके साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। यानी इसके साथ अब गो और गोज अगर ऑप्शन हो तो क्या होगा? गो होगा। राइट और राइट्स का ऑप्शन हो तो राइट होगा। प्ले और प्लेस का ऑप्शन हो तो प्ले होगा। यानी हमेशा वर्ब के कौन से फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे? आप प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक चीज़ और आप समझेंगे यहाँ पे, ये सभी कौन से जेंडर हैं? तो ये सभी के सभी कॉमन जेंडर हैं। कौन से जेंडर है? कॉमन जेंडर है। और अगर कॉमन जेंडर है इसका मतलब है कि ये अपना के लिए किसका इस्तेमाल करेगा? तो ये कॉमन जेंडर प्लूरल है, ये कॉमन जेंडर प्लूरल है, इसलिए हमेशा अपना के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? देयर का। अब जहाँ ये सारे लोग दिखाई दें वहाँ पे कभी भी आपको हिज और हर का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आपको किसका इस्तेमाल करना है? देयर का। अगर मैं फ्यू के बारे में अगर बात करूं अकेले तो फ्यू स्पेशली कैसा होता है? निगेटिव होता है। कैसा होता है? ये फ्यू हमेशा निगेटिव होता है। अगर फ्यू निगेटिव है तो इस फ्यू के साथ एक बार और मैं लिख दूँ, यहाँ पे एक बार और मैं लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे फ्यू आ गया तो फ्यू के साथ अगर कभी आपने नो देखा तो उसको निकालिए, गलत काटिए। अगर फ्यू के साथ अगर कभी आपको नॉट दिखाई दिया तो उसको भी हटाइए, और फ्यू के साथ अगर यहाँ पे कभी नेवर दिखाई दिया उसको भी हटाइए। यानी जहाँ कहीं भी फ्यू दिखाई देगा उसके साथ कभी नो, उसके साथ कभी नॉट और उसके साथ कभी नेवर, इसका कभी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं तो याद रखो, आग से खेलोगे तो जल
जल जाओगे। उसी तरीके से फ्यू जहाँ पे दिखेगा उसके साथ नोट, नॉट, नेवर में से अगर कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो गलत पाए जाएंगे, वहाँ पे आपके मार्क्स को कट कर लिया जाएगा। ठीक है ना। एक बार ज़रा इसको लिखने की कोशिश करेंगे और लिखिए, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कैसा कॉन्सेप्ट? तो इसके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ा दिया, अब ज़रा बारी है क्वेश्चन की, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और तब ज़रा हम आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। एकदम मस्त दिखाई दे रहा होगा, एकदम चकाचक होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन मैनेज करेंगे, उसके बाद पहले जैसे क्लास एकदम रेगुलर मस्ती में शुरू हो जाएगा। हम लोग रहे मस्ती में आग लगे बस्ती में, घर मेरा जीरा बस्ती में, आप लोग यही गाना गाएंगे। चलिए ये हो गया ना। अगर हो गया तो ज़रा हम दोस्तों इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये पहला क्वेश्चन क्या कहेगा, कुछ तो कहेगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ले लिया ऑल, उसके बाद आ गया इज़ और यहाँ पे आ गया आर, ए और बी, उसके बाद आ गया DOING डूइंग, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन के रूप में आपको हिज में दे रहा हूँ और यहाँ पे ऑप्शन के रूप में क्या दे रहा हूँ, देयर, और उसके बाद आ गया ड्यूटी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको चेक करना है। अभी मैंने बताया कि ऑल यहाँ पे क्या है, व्यक्तिवाचक कौन सा है, प्लूरल है, व्यक्तिवाचक प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो इसके साथ इसके साथ जाओगे तो गलत हो जाएगा ना, इसके साथ आप किसके साथ जाओगे, आर के साथ। और अभी मैंने कहा कि ये कौन सा जेंडर है, तो आप कहोगे कि सर ये तो CG है, CG का मतलब कॉमन जेंडर है, और अगर कॉमन जेंडर है तो कैसा है, प्लूरल है ना, तो इसके साथ कभी हिज नहीं, इसके साथ हमेशा किसका यूज़ करेंगे आप, देयर का यूज़ करेंगे। समझ गए ना बात को। आप लोगों ने एक पिक्चर देखा होगा 3 इडियट में आमिर खान बोलते हैं कि ऑल इज़ वेल, तो ऑल के साथ इज़ लगाते हैं। ऑल इज़ वेल इज़ अ फ्रेज़, वह एक फ्रेज है, उसको हम कभी बदल नहीं सकते हैं। फ्रेजेस कांट बी चेंज्ड, फ्रेजेस को कभी भी बदला नहीं जा सकता है, उसको यहाँ पे आप प्रोनाउन के रूप में डिस्कस नहीं करेंगे। समझ गए ना। सब कुछ ठीक है, वो ऑल इज़ वेल फ्रेज है, वो हमेशा वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑल है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समझ गए ना। अब ज़रा ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ पे आ गया BOTH, बोथ, यहाँ पे आ गया वॉज और यहाँ पे क्या आ गया, वर। आपको बताना है कि बोथ तो आ गया, अब बोथ के साथ आप वॉज के साथ जाना चाहोगे या वर के साथ, ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर B। उसके बाद आ गया READING, रीडिंग। यहाँ पे ऑप्शन के रूप में आपको हिज का ऑप्शन में देता हूँ C, यहाँ पे ऑप्शन के फॉर्म में आपको हर भी में देता हूँ, तो ये D हो गया, और ऑप्शन के फॉर्म में मैं आपको देयर भी देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या आ गया, बुक आ गया। बुक या बुक्स आपको जो मर्जी है आप रखे रहिए। अब ज़रा ये बताइए, बोथ अगर ये व्यक्तिवाचक प्लूरल है, इसके साथ कभी वॉज नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, वर का इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग इसको वर बोलते हैं, कुछ लोग इसको वेयर बोलते हैं, दोनों बोलना सही है। अगर बोथ प्लूरल है, अगर व्यक्तिवाचक प्लूरल है, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, वर का इस्तेमाल कर लिया, वेयर का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अब ज़रा जिस पॉजिटिव केस की आप अगर बात करोगे, तो पॉजिटिव केस अगर प्लूरल है तो देयर ही होगा ना। इसका मतलब है कि हिज गलत है, हर गलत है, आंसर आपका कौन सा करेक्ट है, आपका आंसर देयर होगा। ठीक है ना। अब ज़रा देखें, अब ज़रा मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ तीसरा। अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया FEW फ्यू, यहाँ पे आ गया हैव, उसके बाद आ गया नॉट, उसके बाद आ गया डन, उसके बाद दोस्तों हमने लिखा देयर, और उसके बाद यहाँ पे लिखा ड्यूटी। आपको यहाँ पे मैं स्पॉटिंग एरर बना के देता हूँ। अगर यहाँ पे पहला ऑप्शन नंबर A है, दूसरा आपका ऑप्शन नंबर क्या है, B है, तीसरा ऑप्शन नंबर क्या है, C है, और ये वाला जो है ऑप्शन नंबर D है। आपको बताना है कि इस दिए गए पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ज़रा ध्यान दीजिए और बताने की कोशिश करिए कि इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, ज़रा बताइए। अभी आप लोगों ने पीछे का सेक्शन अगर देखा होगा, चाहे जितने लोगों ने नोट किया होगा, मैं आप सबको बताऊं कि मैंने कहा कि ये सारे लोग प्लूरल हैं, लेकिन फ्यू जो होता है, स्पेशली फ्यू जो होता है कैसा होता है, निगेटिव होता है।
फ्यू के साथ आप कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या है, आंसर है। समझ गए ना? अगर समझ गए तो एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, और एक क्वेश्चन क्या कहता है जरा आप समझिए। पहला, दूसरा, तीसरा करने के बाद हम आ गए चौथे पे। उसके बाद आ गया डू और यहाँ पे क्या आ गया, डज। ए और यहाँ पे आ गया बी। उसके बाद आ गया नॉट, READ रीड। उसके बाद आ गया देयर, और उसके बाद आ गया बुक। आप ज़रा बताइए, अगर मेनी है तो मेनी के साथ डू लगाना पसंद करेंगे या मेनी के साथ डज लगाना पड़ेंगे? और अपना के लिए देयर दिया है तो उसके लिए तो देयर ही इस्तेमाल होता है ना। इसका मतलब देयर तो करेक्ट है। आपके ऑप्शन यहाँ पे है कि डू और डज। तो आप सब लोग को पता है कि मेनी कैसा है, मेनी व्यक्तिवाचक प्लूरल आता है, और प्लूरल में कभी भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि डज नहीं लगाएंगे, और ऑप्शन नंबर डू क्या होगा आपका, सही होगा। ऑप्शन नंबर डू क्या होगा आपका, एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? अगर ठीक है तो आप लोग ज़रा देख के बताइए कि जो भी आप लोगों ने अभी केवल व्यक्तिवाचक के बारे में पढ़ा है, और व्यक्तिवाचक जो सिंगुलर और प्लूरल है, अभी मैं कंबाइंड रूप से पढ़ा रहा हूँ, याद रखेंगे। सम से बने हुए प्रोनाउंस का यूज़ आप कहाँ करोगे, एवरी से बने हुए प्रोनाउन का यूज़ कहाँ करेंगे, एनी से बने प्रोनाउंस का यूज़ कहाँ करेंगे, और नो से बने हुए प्रोनाउंस का यूज़ आप कहाँ करेंगे। ये सारा फैक्टर जो है अलग अलग तथ्यों पे काम करता है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। तो इन सारे चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज की क्लास दोस्तों हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। मिलेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के दूसरी क्लास के साथ पार्ट 2 में कल। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का, आप सभी विद्यार्थी गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।